10 कृतिका पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका हैं मधु काकरिया। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान में संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझमें सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरे आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना। हामरो जीवन तिमरो कौशली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर योमथांग था। योमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गर्दाएगा पाइन और धूप के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती है। नहीं, उन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगाई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद
इस देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनों का काम्य स्थल, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते सारे रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लग गए थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते ही यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे थे। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांति। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटलाता इटलाता बहता चांदी की तरह कोंद मारती बनी ठंडी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही ये तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नागपति मेरे विशाल। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी और खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। तभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशक्त राजकुमारी सी में ने भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वो झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी में उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर आंखों से देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझमें सयानी बनने के लिए जीवन रहस्य का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे
और थोड़ी देर बाद वे 6 पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती और खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुमति कराते पर्वत, झरने, फूलों की घाटियाँ, वादियों से दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं कहाँ लिखा था थैंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रभाव में बहते हुए। चरेवेती चरेवेती चेरवती चेरवती। उस समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। चेरवती चेरवती का मतलब होता है चलते रहो चलते रहो। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य में इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा को सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर ऑटो को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध में तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी। मेरे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी कि बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच भूख, मौत, देने और जिंदा रहने की ये जंग, मातृत्व रोशन साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO बोल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हम हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक ही जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार से छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश हो। तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर टू डिफाइट डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमलो के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इस पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में बड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे।
कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है और सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आएंगे। ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेट है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम ये मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरफ यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियाँ के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलिए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर कहीं नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बादलों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने, सिक्खमी परिधान है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका जीवन, यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उस लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे एक लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल कर बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियों से घुंघरों की रुंझुनाहट। आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा।
वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपने अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के इस लय ताल और गति में खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किए हैं। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिला और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत और धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा ही हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। रात और धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय में काला कंबल ओढ़ लिया था। जीते ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते ही रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता था इतना आनंद? लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती, दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यह बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं ये बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ के ढके पहाड़ कितनी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझे बतिया रहा था कि और उसकी घरवाली उसके अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ कर लिया था। मीठी झिड़कियों पर उसने गाय को भगा दिया। वो उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत। सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश। एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही देर यूँ आगे बढ़े, फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मोड़ टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सस्ती और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना ही सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ के ढके पहाड़ जितने दिखने लगे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो।
कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडे निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वो उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेदे मलाई सताउज, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव फुरुलाता है। चारों ओर बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी छाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटने तक नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मैंने पाँव झनझन करने लगे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसा देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर उस बर्फीली जन्नत को भी जी भर के देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में ये शिम शिखर मुझे अत्यधिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिन का मंत्र पाया होगा। अंतिम पूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षण भरों के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राई त्राई मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों की तरावट पहुँच जाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झिनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आया। आत्मा के अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया ये बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा।
महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मौत के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना अंतरात्मा तब में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी थे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो थोड़े हम निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। ये भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फैला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का जारभाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यही एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिर गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इस खेदुम कहते हैं, यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यह देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है। पाठ यहाँ पर पूरा हो चुका है। इसके बाद इसके कुछ प्रश्न और उत्तर है पाठ्य पुस्तक के, जो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी से नया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? गंतोक यानी गैंगटॉक भ्रमण के दौरान रात के समय में लेखिका ने पहाड़ों की तराई में फैले विस्तृत शहर को रंगीन रोशनियों से जगमगाते हुए देखा तो वह सम्मोहित हो उठी।
उसने हैरानी से जगमगाती रोशनी से घिरे शहर को देखा तो लगा मानो आसमान और उल्टा पड़ा था। आसमान के सारे तारे जमीन पर आकर टिमटिमाने लगे थे। तराई में तारों के गुच्छों की झलर सी लटकती दिखाई देती थी। गैंगटॉक मेहनतकश बादशाहों का शहर लगता था। यहाँ की हर सुबह, शाम और रात खूबसूरत थी। लेखिका इस रहस्यमयी सितारों भरी रात में गैंगटॉक को देखकर सम्मोहित होकर चेतना की गहराई में डूब गई। चेतना के इस स्तर पर पहुंचकर उसे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई। दूसरा प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे मेहनतकश लोगों ने बहुत सुंदर बनाया है। यहाँ प्रकृति ने अपना सौंदर्य बिखेरा ही है। इसके साथ ही यहाँ लोगों ने कड़ी मेहनत करके इसे और भी सुंदर बना दिया है। तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? जब किसी बौद्ध अनुयायी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति हेतु मंत्र लिखित 108 पताकाएं फहरा दी जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता, अपितु ये स्वयं नष्ट हो जाती है। जब कोई नया कार्य आरंभ किया जाता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। अतः स्पष्ट है कि पताकाएं बौद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये बौद्ध संस्कृति की पहचान भी कही जा सकती है। प्रश्न 5, लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? सिक्किम ने एक जगह का नाम है। कवि लॉन्ग स्टॉक कहा जाता है। यह गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। वहीं एक कुटिया के भीतर एक चक्र घूमता रहता है। इसे प्रेयर व्हील या धर्म चक्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस स्थिति को देखकर लेखिका को लगता है कि धार्मिक आस्था और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में एक जैसी मान्यताएं हैं। लोग पाप पुण्य की व्याख्या करने से अपने ढंग से करते हैं। पापों से छुटकारा पाने के लिए वे किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। जितेन नार्गे एक कुशल गाइड था और उसकी भूमिका को ध्यान रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है, एक कुशल गाइड सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता हो। दूसरा है, भ्रमण स्थल को दिखाने के समय वो क्षेत्र, किले, घाटी इत्यादि का इतिहास पूर्ण रूप से जानता हो। नंबर 3, उसकी भाषा हर किसी पर्यटक की समझ में आनी चाहिए। नंबर 4, एक कुशल गाइड के लिए जरूरी है कि वह रास्तों को अच्छी तरह से जानता हो। नंबर 5, वह हर प्रकार से कुशल हो जिससे पर्यटकों को अपने साथ भ्रमण में करने में मुश्किल नहीं आए। नंबर 6, कुशल गाइड के लिए आवश्यक है कि वो वहाँ के भोजन, होटल, रुकने के लिए विभिन्न स्थानों, टूरिस्ट स्पॉट आदि को पूरी तरह से जानता हो। नंबर 7, समय का पाबंद होना चाहिए, कुशल गाइड के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 8, पर्यटकों के मनोरंजन का विशेष रूप से ध्यान रखना एक गाइड के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 7वें नंबर का प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर अपने मन से लिखना है, वैसे फिर भी थोड़ा सा मैं गाइड कर देती हूँ। साना साना हाथ जोड़ी जब लेखिका ने हिमालय के विभिन्न रूपों को चित्रित किया है, जैसे युमथांग से ऊंचाई पर चढ़ते हुए छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देने वाला हिमालय लेखिका को विराट रूप वैभव के साथ चमकता दिखाई दिया। यह रूप लेखिका को काम में कमनीय लगा। हिमालय का हर रूप लेखिका को पल पल परिवर्तित होता लग रहा था। लेखिका को हिमालय नगपति लगा, सलामी देना चाहती थी। लेखिका को हिमालय पर बिखरा सौंदर्य आत्मिक सुख देने लगा। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, तो कहीं बादल में था। लेखिका को गगनचुंबी हिमालय डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में इंद्रधनुषी छटा बिखेरता दिखाई देता था।
प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित हिमालय लेखिका को कविता के साथ साथ एक नवीन जीवन दर्शन में भी दिखाई देता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका की कैसी अनुभूति होती है? उत्तर है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर वह उसके आगे नतमस्तक हो गई। वह इस सौंदर्य में स्वर्गिक आनंद की अनुभूति करती है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल सजने के समीप बैठते ही वह अपने आप को अभिशप्त राजकुमारी सा महसूस करती है। उसे महसूस होता है कि हिमालय की गोद में बैठकर नदी में झरनों के जल से उसकी सारी तामसिकताएं, संसारिक छल कपट, मोह माया उससे दूर चली गई है। वह निर्मल हो गई है। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, सत्य को खोजा होगा और सर्वे भवन्तु सुखिने का मंत्र पाया होगा। लेखिका कहती कि सौंदर्य को अगर कोई शातिर अपराधी देख ले तो वह भी करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। इस प्रकार लेखिका उसमें सत्यम शिवम सुंदरम को महसूस करती है। प्रश्न 9। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य से अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कई दृश्यों ने झकझोर दिया। जब लेखिका वातावरण का आनंद ले रही थी तब उन्होंने पत्थर तोड़ती महिलाओं को देखा, जिनकी पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे बंधे हुए थे। वह भारी कुदाल से पत्थर पर चोट कर रही थी। इतने सुंदर वातावरण में जहाँ फूल, नदियाँ, झरने इत्यादि से आनंद प्राप्ति होती है, वहीं पर इस भूख मौत के दर्द भरे दृश्यों ने लेखिका को झकझोर दिया। वे महिलाएं रास्तों को चौड़ा कर रही थी। वो बहुत ही खतरनाक कार्य था, जिसमें जरा सी असावधानी होने की वजह से लोगों की मौत भी हो जाती थी। एक अन्य दृश्य ने लेखिका को झकझोर दिया, वह था फौजी छावनियाँ। जब उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में एक फौजी को तैनात देखा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि हम महानगरों में रहते हैं और ये यहाँ पर तैनात हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। ये सोचकर लेखिका मन ही मन भावुक हो गई। प्रश्न 10। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान रहता है? उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में निम्नलिखित लोगों का योगदान रहता है। पहला, टूरिस्ट गाइड का, दूसरा सहयात्रियों का और तीसरा स्थानीय निवासियों का। प्रश्न नंबर 11। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर, लेखिका ने यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के विषय में कहा है जो पीठ पर बंधी डोकों में अपने बच्चों को संभालते हुए कठोर श्रम करती हैं। ऐसा ही दृश्य वो पलामू, गुमला के जंगलों में भी देख चुकी थी। यहाँ बच्चे को पीठ पर बांधते हुए तेंदू के पत्ते की तलाश में आदिवासी औरतें वन वन डोलती फिरती हैं। उसे लगता है कि श्रम सुंदरियाँ वेस्ट एट रिपेइंग है, अर्थात ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटाती हैं। वे घर बार भी संभालती हैं, बच्चों को देखभाल भी करती है और श्रम करके धनोपार्जन भी करती है। ये बात हमारे देश की आम जनता पर भी लागू होती है। जो श्रमिक कठोर परिश्रम करके सड़कों, पुलों और रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं या खेतों में कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, उन्हें बदले में बहुत कम मजदूरी या लाभ मिलता है, लेकिन उनका श्रम देश की प्रगति में बड़ा सहायक होता है। हमारे देश की आम जनता बहुत कम पाकर भी देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 12। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ निम्न रूपों में खिलवाड़ किया जा रहा है। वृक्षों को अंधाधुंध रूप में काटा जा रहा है, जिससे पहाड़ नंगे हो रहे हैं। इसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का खतरा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। नदियों के जल को प्रदूषित करने में आज की पीढ़ी आगे है। इन नदियों में कल कारखानों की गंदगी डाली जाती है। नगरों शहरों का कूड़ा गंदगी को बहा दिया जाता है। अब गंगा तक पवित्र नहीं रह गई है।
इसे रोकने के लिए हमारी भूमिका ये होनी चाहिए कि वृक्षों को काटने से रोकें, नए वृक्ष लगाएं, उनकी देखभाल करें, नदियों की पवित्रता को बनाए रखें, उनमें गंदगी और मुर्दों को न बहाएं। प्रश्न नंबर 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। उत्तर, सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है। प्रदूषण के और भी कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है, जिससे सांस और हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं। जल प्रदूषण के कारण हमें अस्वच्छ जल पीना पड़ रहा है, इससे पेट के रोग और त्वचा के रोग बढ़ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप बहरेपन का रोग तथा हृदय के रोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 14, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर, किसी भी क्षेत्र विशेष में दुकानें होने से व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से आवागमन बढ़ जाता है। आवागमन के बढ़ने से सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट किया जाने लगता है। इससे प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ ही क्षेत्र विशेष में अपसंस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। कटाव पर दुकान का न होना एक वरदान ही है। सुख सुविधाओं के अभाव में वहाँ लोगों की भीड़ न होने से प्रकृति को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह प्राकृतिक सौंदर्य वास्तविक रूप से विद्यमान होगा। प्रश्न नंबर 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। उत्तर है, प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था हिम शिखरों के रूप में अद्भुत ढंग से की गई है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राई त्राई मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुँचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। प्रश्न नंबर 16, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तर है, फौजी का मुख्य कार्य देश की सुरक्षा होता है। वे हिमालय पर तैनात होकर ठिठुरते ढंग से जूझते हैं। वे अपने घरों से दूर रहकर कार्य करते हैं। उन्हें निरंतर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास ऐसे स्थानों पर अक्सर खाने, दवाइयाँ, पानी आदि की कमी होती है। युद्ध आदि के समय हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनकी मदद करें। उनके लिए दवाइयाँ, खाना, गर्म कपड़े आदि पहुँचाना आवश्यक है। हमें फौजियों की भावना का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आप इस अध्याय के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।